हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंप्लीट करने वाले हैं और एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं रहेगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और इसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो भी आपके कंसेप्ट है हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आपकी तीन प्रकार की होती है, आपने पढ़ा होगा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी? एक तो होती है आपकी ऑर्गेनिक। क्या होती है? ऑर्गेनिक। दूसरी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एंड द थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। और जो आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर है, ये आपका ऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो सर ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया? जितने भी कार्बन के कंपाउंड है या कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे आपके ऑर्गेनिक में आएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो सारे इनऑर्गेनिक में आएंगे। और जो लॉज थियरीज होती हैं वो सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। अब आप कहोगे सर कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि आपके जो कार्बन है इसके इतने ज्यादा कंपाउंड आखिर क्यों होते हैं। तो देखिए, कार्बन कार्बन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है? 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? यहां से 4। वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अगर वैलेंसी 4 है तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गए, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ये आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, देखिए वैलेंसी 4 है, अगर 1 2 हो तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो क्या लूज करेगा या फिर गेन करेगा। लेकिन यहां पर तो 4 है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल सकते हैं ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ये दे सकता है। इसलिए बॉन्ड कैसा बनता है? कोवलेंट। और कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये जो है काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। काफी ज्यादा अगर स्टेबल होगा तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा क्या होते हैं? कंपाउंड्स बन सकते हैं। जैसे कार्बन है तो इसके साइड में ये जो कार्बन की चेन है कितनी भी लंबी बना दो, कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं। इसलिए इसके अकेले के सिर्फ 5 मिलियन से ज्यादा, इसके अकेले के 5 मिलियन से ज्यादा क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। इसलिए इसको अलग कैटेगराइज किया गया है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया। तो कार्बन जो है इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है? पहला, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और दूसरा, इसकी जो कैटिनेशन पावर है वो ज्यादा होती है। कैटिनेशन पावर मतलब सेल्फ लिंकिंग पावर, यानी कि ये अपने आप से लिंक हो सकता है और बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? लिंक हो सकता है। तो इसलिए इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड है, इसलिए इसको हम अलग से स्टडी करते हैं। इतना क्लियर? अब जो कार्बन है वो हमें नेचर में कैसे मिलेगा? कार्बन हमें नेचर में 3 फॉर्म में मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एलोट्रोप्स कितने हैं। एलोट्रोप क्या होता है कि वो हमें नेचर में कितने प्रकार से मिल सकता है? तो 3 प्रकार से। एक आपने सुना होगा डायमंड। एक क्या होता है आपका? डायमंड। सेकंड आपका ग्रेफाइट। सेकंड आपका क्या होगा भाई? ग्रेफाइट। एंड थर्ड क्या होगा आपका? बकमिस्टर फुलरेंस। बकमिस्टर फुलरेंस। तो ये आपके 3 कंपाउंड होते हैं या 3 एलोट्रोप होते हैं, जिन एलोट्रोप्स में आपका कार्बन आपको मिलता है। अब डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल होता है। डायमंड वैसे तो एक नॉन मेटल है, लेकिन क्या होता है? कार्बन एक नॉन मेटल है, तो क्या होता है? ये एक हार्डेस्ट मटेरियल जो हमारी अर्थ पर पाया जाता है। ये हार्डेस्ट क्यों होता है? ये हार्डेस्ट इसलिए होता है क्योंकि कार्बन, एक कार्बन से कितने कार्बन लिंक होते हैं? 4। अगेन इस कार्बन से भी कितने कार्बन लिंक होंगे? 4।
तो चार चार कार्बन लिंक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये कितनी भी बड़ी चेन बना सकता है। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये आपका किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना सकता, यानी कि ब्रेक भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। वो सबसे ज्यादा क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल। अब डायमंड का यूज कहाँ होता है, आपको पता है कि जो डायमंड है वो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, या फिर जो कटर होते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, उन कटर के सरफेस पर लगाया जाता है ताकि वो कटर जल्दी से ना घिसे। नेक्स्ट आपका जो डायमंड है, अगर पूछा जाए बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर, तो डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी किससे कंडक्ट होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो मूव क्या करेगा, कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये आपका बैड कंडक्टर रहेगा। जो डायमंड है वो आपका कैसा कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपका एक कार्बन क्या होता है, लूज होता है, यानी कि स्पेयर होता है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए ये एक गुड मतलब कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये आपका बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये गुड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ग्रेफाइट आपका क्या होता है, मतलब हल्का होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा चिकना होता है, इसलिए हम इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जो पेंसिल है, जो पेंसिल की लेड है वो भी आपकी किसकी होती है, कई बार ग्रेफाइट की भी हो जाती है। वो थोड़ी महंगी पेंसिल आती है, क्लियर, तो यहाँ पर यूज होता है। या फिर आपने देखा होगा जो घड़े होते हैं उनके अंदर जो सेल यूज होता है, वो सेल भी उसके अंदर एक ब्लैक रोड होती है, तो वो भी किसकी होती है, आपकी ग्रेफाइट की होती है। नेक्स्ट बकमिस्टर फुलरेंस, ये एक इसका स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो फुटबॉल की तरह होता है। C60 की इसकी चेन होती है, यानी कि 60 कार्बन होते हैं। तो इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज अभी नहीं पता है, तो इतना ही कर लें। नेक्स्ट भाई, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और वो कार्बन के साथ यानी कि हमारे खाने के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ये आपका रहेगा, तो अपने खाने में क्या रहता है, कार्बन रहता है। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वही कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, की कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, की इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड हम हाइड्रोजन लेके आ सकते हैं। अगर हाइड्रोजन लेकर आएंगे, देखिए कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी आपकी क्या होती है, 1, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको पूरा फिल होने के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका काम चल सकता है। इसीलिए एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो देखिए इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसके भी 2 कंप्लीट, अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसके भी 2 कंप्लीट, और अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और कार्बन के टोटल कितने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन भी आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, और हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, स्टेबल। ये चीज भी आपको क्लियर। आगे भाई, वही H सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम, सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वाटर में आपका
डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला, कोवैलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होती है, उसके वीक होने की वजह से वो जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों क्या होते हैं? वीक। नेक्स्ट है आपका, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, कि ये आपके थोड़े पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो फ्री नहीं होते। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, की कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों होते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया कि एक तो कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग पावर इसकी ज्यादा होती है। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यानी कि लॉन्ग चेन बना लेता है, ब्रांच चेन बना लेता है, क्लोज चेन बना लेता है, इसलिए इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। Carbon has 4 valence electrons. Carbon can bond with 4 carbon atoms. Monovalent, oxygen, nitrogen, sulfur. हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट आपका आएगा हाइड्रोकार्बन। अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज आ गई? हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी वर्ड का अगर आपको मतलब ना पता हो तो इसी वर्ड में उसका मीनिंग छिपा हुआ होता है। तो देखिए, अगर इस वर्ड को ब्रेक करें तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, उस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा तो हाइड्रोकार्बन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है आपका सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अब आप कहोगे ये क्या होता है सर? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसको तो क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और एक कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये आपका अनसैचुरेटेड। तो मैंने आपको बताया क्या, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है सिर्फ। अब हाइड्रोकार्बन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला फर्स्ट वन सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका सैचुरेटेड रहता है, और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच अनसैचुरेटेड दो प्रकार का होता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब इस चीज को भी डिटेल में समझते हैं। ये हो गया आपका क्या, कि जो हाइड्रोकार्बन है आपके, हाँ हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है आपका? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्केन। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाएगा? एल्केन कहा जाएगा। और डबल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाएगा? एल्कीन। क्या कहा जाएगा? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाएगा? एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या कहा जाएगा? आपका एल्काइन कहा जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखिए, आगे भाई आपका क्या है? एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एल्केन है अभी हमने किया कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहां पर एक तो हम नॉर्मल लेके चल सकते हैं, सिर्फ ये भी एक एल्केन है। अगर दो कार्बन है तो 1 2 3 4
5 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं CH4, इसको क्या लिख सकते हैं C2 क्योंकि कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 तो H6। अगर 3 कार्बन हम बनाएं तो 1 2 3 तो क्या आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसको 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिए। अब यहां पर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो H8 लिखेंगे। अगर यहां पर सिमिलैरिटी देखोगे तो क्या है, इसमें कार्बन 1 है तो उसका डबल करके 2 ऐड कर दिया, 2 का डबल करके 2 ऐड कर दिया, 3 का डबल करके 2 ऐड कर दिया, तो एल्केन का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है? CnH2n+2। ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 1 जा 2 + 2 4 तो CH4 आ गया। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 2 2 जा 4 + 2 6 तो C2H6 आ गया। ऐसे ये तो इसका जनरल फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, रख लोगे भाई। आगे देखो एल्केन, एल्कीन में आपके पास क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इसमें सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि डबल 2 कार्बन होंगे तभी तो डबल बॉन्ड होगा उनके बीच। तो यहां पर 1 2 1 2, क्योंकि इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, तो ये आपका क्या रहेगा? C2H4। अगर 3 वाला बनाए तो वो आपका क्या आ जाएगा? C3H6 C4H8। तो इसका जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है? CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला आपका क्या होता है भाई? CnH2n। ये भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल्काइन। तो जो एल्काइन है इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक बॉन्ड इसका बचा और एक बॉन्ड इसका बचा, तो ये आपका क्या आएगा? C2H2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरल? CnH2n-2। क्या फॉर्मूला होता है भाई? CnH2n-2। तो आपके तीनों फॉर्मूले देखो एक बार। CnH2n+2 एल्केन का, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का क्या हो जाएगा आपका? CnH2n-2। यानी कि दो दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाता है। आगे देखिए भाई, आगे देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। नेक्स्ट एल्केन जो है इनको कहा जाता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यही मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल को एल्कीन कहा जाता है और ट्रिपल को क्या कहा जाता है? एल्काइन। ये डबल बॉन्ड बना रखा है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। और एल्काइन का ये ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है और फॉर्मूला CnH2n-2। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात आए, किसकी बात आए? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो बिल्कुल ही सिंपल है। मान लो कार्बन है 2, अब यहां पर हम बॉन्ड ना बनाकर क्या बना लेते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, अगर क्या बनाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। क्लियर है? ऐसे ही यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल इसके, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। और जो हाइड्रोजन है उसके मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, उसके इलेक्ट्रॉन मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिए भाई? डॉट से। तो इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी 2 कंप्लीट, इसके भी, इसके भी और इसके भी। और ऐसे ही इस कार्बन के 2 4 6 8। तो इस कार्बन के भी कितने कंप्लीट? 8। और इस कार्बन के भी कितने कंप्लीट? 8।
ऐसा ही तो होता है, कार्बन के 8 होने चाहिए और हाइड्रोजन के कितने कितने होने चाहिए, 2। तो ये आपका इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है और नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया ही था। तो वही अलग अलग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीथेन में सिंगल, इथेन में नॉमेनक्लेचर हम अभी आगे करने वाले हैं। हाँ, इथेन में 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5 और हेक्सेन 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनका बना रखा है, तो ऐसे ही बेटा इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये इथीन प्रोपेन ब्यूटीन, ऐसे ही इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। उसके बाद कार्बन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इनके स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो स्ट्रेट और एक आपका क्या होता है, ब्रांच। एक तो होता है स्ट्रेट और एक क्या होता है, ब्रांच। लेकिन उससे पहले हम एक बार क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर को कर लेते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड है उनके नाम हम क्या क्या रखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर देखिए भाई, अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामांकरण। नामांकरण मतलब नाम रखना। अब हम जो कंपाउंड है उनके नाम किस बेसिस पे रखते हैं, उसके नाम हम आईयूपीएसी। कौन रखता है भाई इसके नाम, आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। तो क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए, हर एक इंसान का कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, तो किसी ने तो रखा होगा। तो ऐसे ही कंपाउंड जो है, अब ज्यादातर घर वाले ही नाम रखते हैं, तो ऐसे ही मान लो मैंने एक कंपाउंड बनाया, तो मैं उसको अपना नाम दे दूंगा, लाइक सिंधुज कंपाउंड या परवेज कंपाउंड, ऐसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे आपके लॉज होते हैं, थ्योरी होती हैं, तो साइंटिस्ट अपने नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम दे देते हैं। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन के लॉ हो गए, किरचॉफ है तो किरचॉफ के लॉ हो गए, आइंस्टीन है तो आइंस्टीन की इक्वेशन हो गई। तो ऐसे ही सभी अपने नाम को प्रमोट करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो ये आपकी है ऑर्गेनिक, इसके क्या है, बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे हैं, तो ऐसे सभी अपने अपने नाम देने लगे तो कंफ्यूजन रहेगी। तो केमिस्ट्री में क्या डिसाइड कर रखा है कि जिसने कंपाउंड बनाया उसको आगे जाके मतलब इंटरनेशनली वो लेवल पर दिखाएगा, तो उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखेंगे। ऐसे अगर सभी कॉमन नेम हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, आईयूपीएसी नेम यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाए। जैसे अगर हम किसी चीज का वेट करें तो वेट में यहाँ पर हम केजी कंसिडर करते हैं, और केजी इंटरनेशनल भी कंसिडर होता है, भाई इतने किलो चीज, ठीक है, इतने किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर हम अपने लिए अलग लोकल यूनिट्स भी यूज कर लेते हैं, भाई एक मन, तो एक मन क्या होता है, 40 किलो। एक क्विंटल, क्विंटल तो वही इंटरनेशनल यूनिट हो गई। एक धड़ी, धड़ी का मतलब 5 किलो, ऐसे ही होता है मन, धड़ी। तो ये आपके क्या है, लोकल यूनिट हैं, तो इनको हम इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर मान लो मुझे कोई कंपाउंड है यहाँ पर खरीदना है, अब मैं चला गया अमेरिका, वहां पर मुझे वो कंपाउंड खरीदना है, तो उसका नाम तो सेम होना चाहिए। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर सेम नाम रखा जाता है कंपाउंड का। तो सेम नाम कौन रखता है, आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इतना हो जाएगा। अब ये क्या कहता है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन पर पहले डिपेंड करता है, अगर एक कार्बन है तो मिथ, एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये हम यूज करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 5-6 तक ही आ जाता है, लेकिन फिर भी आप 10 तक कर लीजिए। अगर कहीं किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ,
3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। अब नेमिंग कैसे होती है? अगर वो एक एल्केन है, क्या है? एल्केन। एल्केन है तो लास्ट वाले ये तीन लेटर यूज हो जाएंगे, ए एन ई, तो क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या बन जाएगा भाई? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर एल्केन है, और एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका? एल्कीन। तो एल्कीन जिसमें क्या हो जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। तो डबल बॉन्ड वाले केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड वाले केस में ये ईएनई आ जाएगा। ईएनई है तो क्या बन जाएगा? मिथीन तो होता नहीं, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, सेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, ऐसे। और अगर एल्काइन है, एल्काइन मतलब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में क्या होगा? YNE आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई आपका? YNE। तो क्या बन जाएगा? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सेप्टाइन, ठीक है, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इतना कर लोगे? ये चीज आपको समझ में आई? चलो ठीक है। अब आगे देखिए, एक तो क्या होता है आपका सिंपल अगर चेन है, जिसे मैंने बना दिया C3 4 5 कार्बन लगा दिए, और यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। लगा सकते हैं भाई। अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहां पर सभी कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। अगर सभी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका एक क्या बन गया? एल्केन बन गया। और अगर ये एक एल्केन बना तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या यूज होता है? पेंट। अब ये एक एल्केन है तो क्या आ जाएगा? ANE। तो क्या बन जाएगा? ये पेंटेन। क्या बनेगा? पेंटेन। ये तो है अगर आपकी एक स्ट्रेट चेन है। अगर क्या है? स्ट्रेट चेन। लेकिन अगर ब्रांच चेन बना दी जाए, ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा। यानी कि जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो उन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा? मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन है, और एक कार्बन यहां पर लगा दिया। भाई कहीं भी लगा सकते हैं। अब इनके हाइड्रोजन अगर कंप्लीट करें, तो ये मैंने इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। अब यहां पर ये एक नया ग्रुप आ गया CH3। देखिए मीथेन है CH4, या फिर मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या आएगा? कुछ ऐसा। ये तो आपका क्या हो गया? एल्केन हो गया। लेकिन अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करूं यहां से, मैं क्या करूं? यहां से इसका एक हाइड्रोजन अगर रिमूव करता हूं, रिमूव करूंगा, तो ये आपका क्या बन गया? एल्काइल ग्रुप। क्या बन गया भाई? एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1, यानी कि जिसमें एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है। जिसमें एल्केन से क्या होता है? एक हाइड्रोजन कम होता है। वो आपका किस ग्रुप में आएगा? वो आपका एल्काइल ग्रुप में आएगा। तो इसकी नेमिंग में क्या आ जाएगा? YL। तो ये एक कार्बन वाला क्या बन गया? मिथाइल। क्या बन गया भाई? मिथाइल। यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन इसमें क्या होता है आपका? कम होता है। अगर कम होता है तो इसको देखिए, ये था भाई आपका, ठीक है। अब यहां पर नेमिंग करने के लिए क्या करना होगा? हमें एक पेरेंट चेन ढूंढनी होगी। नॉमेनक्लेचर क्या कहता है IUPAC नेम के अकॉर्डिंग, कि हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन आपकी कैसे भी बने, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन के बन गए। अब इन पे हमें नंबर लिखने हैं। अब नंबर आप कहोगे सर हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4
5, यानी कि पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमें नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जो ये एल्काइल ग्रुप है इस पर छोटा नंबर आए। अब इस पर छोटा नंबर 2 है या 4? आप कहोगे सर छोटा नंबर तो 2 है। अगर छोटा नंबर 2 है तो हम नंबरिंग ये वाली कंसीडर नहीं करेंगे, यहां से कंसीडर करेंगे। तो यहां से अगर कंसीडर की जाए, अगर यहां से कंसीडर की जाए तो जिस कार्बन पर ये आपका एल्काइल ग्रुप है यानी कि मिथाइल है, वो कौन सा कार्बन है? दूसरा। तो क्या लिखा जाएगा? दूसरे कार्बन पर क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। सॉरी भाई, हाँ, दूसरे कार्बन पर क्या है आपका? मिथाइल। और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 के लिए क्या यूज करते हैं? पेंटेन। क्या आ जाएगा आपका? पेंटेन। तो ये आपका इसका नाम रहेगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम रहेगा बेटा? 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? यानी कि पहले तो ब्रांच चेन का नाम लिखा जाता है आगे तो, और पीछे किस चीज का नाम लिखा जाता है आपका? जो भी आपका मतलब पेरेंट चेन है उसका नाम। नेक्स्ट एक और कंपाउंड कर लेते हैं यहां पर। मान लो आपके पास है, अब एक कार्बन यहां पर हो गया और एक कार्बन यहां पर हो गया, भाई कहीं भी हो सकता है। तो क्या आएगा? हाइड्रोजन कंप्लीट कर देते हैं इनके। ये मैंने इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। भाई सभी कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए? 4 बॉन्ड। तो सभी कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करते जाओ। अगर 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो यहां पर पेरेंट चेन सबसे बड़ी चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाली। चलो अच्छी बात है। और यहां पर ब्रांच 2 हो गई सर, 2 ब्रांच हो गई। अब नंबरिंग वही यहां से स्टार्ट करें या वहां से? तो मैंने क्या कहा था? छोटा नंबर आना चाहिए। अगर 2 है तो उसमें दोनों का जोड़ छोटा आना चाहिए। देखो अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां एक तो थर्ड कार्बन पर है और एक फोर्थ कार्बन पर, तो 3 और 4 7 आ गया। लेकिन अगर वहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 11, ये एक बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। अब एक तो थर्ड कार्बन पर, तो थर्ड, और एक कौन से कार्बन पर कॉमा लगा देंगे? फोर्थ कार्बन पर है फोर्थ। यहां भी मिथाइल है, वहां भी मिथाइल है। अगर दोनों साइड क्या है? मिथाइल, तो कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल हो गए। तो एक के लिए तो कुछ यूज ही नहीं करना, 2 के लिए डाई यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे। तो यहां पर 2 हैं तो इसलिए क्या आएगा? डाई। और है क्या? मिथाइल, तो डाई मिथाइल। और 8 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है? ऑक्ट। तो आपका क्या रहेगा? 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। इसका नाम क्या रहेगा? 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो उम्मीद है आपको ब्रांच चेन वाले जो कंपाउंड हैं उनका नाम या नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद आगे देखिए भाई, वही एक तो आपका स्ट्रेट चेन होती है ये, और एक होती है ब्रांच चेन, अलग से ब्रांच हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स देखिए, जिसमें आपका क्या हो? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट। उसको क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। These 3 above compounds has same molecular formula but different structures are called structural isomers and phenomenon is structural isomerism। जैसे आपका मैंने क्या बनाया? पेंटेन। अब जो पेंटेन है, पेंटेन का मतलब 5, तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे।
अब इसको हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। एक तो क्या, 1 2 3 4 5, 5 के 5 कार्बन लाइन में लगा दिए, फिर इनके हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। या फिर मैं यहां से इस कार्बन को हटाकर, इस कार्बन को यहां से हटाकर यहां पर एक ब्रांच बना दी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, वही 5 कार्बन और आपके 12 हाइड्रोजन रहेंगे। और अगर मैं इन दोनों को यहां से हटाकर एक कार्बन यहां लगा दूं और एक कार्बन यहां लगा दूं, अब भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए और 12 ही इसके क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो आपका ये फॉर्मूला तो सेम रहा तीनों में, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जिसमें आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सेम और स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट, उनको क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। उनको क्या कहा जाएगा, आपका आइसोमर्स कहा जाएगा। तो आगे देखिए, तो आइसोमर्स आपके हो चुके हैं भाई। उसके बाद साइक्लिक, अगर कोई कंपाउंड क्या है, साइकिल, साइकिल यानी कि क्लोज चेन है, मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब इनके हम हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका साइक्लिक बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक। साइक्लिक सैचुरेटेड और साइक्लिक अनसैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए सभी कार्बन में वो तो साइक्लिक सैचुरेटेड, और जिसमें क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, वो आपका क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। C6H6 ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो भाई किसी भी कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे, एक ऐसी चीज जो कंपाउंड को क्या बना दे, रिएक्टिव। तो आपके 5 से 6 फंक्शनल ग्रुप यहां पर आएंगे। तो इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसी, कि उनके वैलेंसी के अकॉर्डिंग अगर एक या एक से ज्यादा आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो उसको आपका क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। वही दीज हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो क्या कर दे, कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को क्या करें, डिसाइड करें, वो आपके क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एक बार ये फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, इनको लिख लो। तो भाई जो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं 5 हैं। पहला हेलो एल्केन्स। अब आप कहोगे सर हेलो एल्केन मैंने कहा तो था, उस वर्ड के नाम में ही उसका मतलब होता है। तो हेलो, हेलो का मतलब यहां पर क्या होता है, हेलोजन। हेलो का मतलब यहां पर क्या होता है, हेलोजन। और एल्केन, एल्केन ही होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। अब हेलोजन क्या होता है, हेलोजन आपका एक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, जिस ग्रुप में 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जिसमें 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये आ जाए। अब मान लो आपके पास क्या है, CH4 था, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया, और यहां पर मान लिया क्या आ गया, आपका क्लोरीन आ गया। क्या आ गया, क्लोरीन। तो ये आपका क्या बन गया, हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो, इसको क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। ऐसे ही ब्रोमीन को क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो। तो ये आपका क्या आ गया, क्लोरो मीथेन। क्या आ गया, क्लोरोमीथेन। ऐसे ही इसके नाम भी आगे करेंगे। अल्कोहल में बस आप एक बार फंक्शनल ग्रुप देख लो। फर्स्ट हो गया हेलो एल्केन, जिसमें क्या आ जाए, हेलोजन आ जाए। दूसरा आपका क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, एक कार्बन हटकर उस पर क्या हो जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। कौन सा ग्रुप आ जाए, OH, यानी कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और एक कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन एक ही बनाता है तो इसका इसके साथ बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, तो तीनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो ये आपके क्या होते हैं, अल्कोहल, जिसमें OH ग्रुप आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, OH। सेकंड है एल्डिहाइड।
इसकी नेमिंग में लास्ट में ई हटाकर ओएल लगा देंगे। जैसे आपका मीथेन है, क्या है मीथेन, तो मीथेन का ई हटाकर क्या लगा दो ओएल, तो नाम क्या हो जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो जो एल्डिहाइड है इसमें आपका क्या होता है COH। भाई कार्बन जो है उस पर O का डबल बॉन्ड अलग और हाइड्रोजन अलग, अगर ये ग्रुप आ जाए, देखो 1 2 3 और यहाँ कार्बन आ जाएगा तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये आपका एल्डिहाइड होगा। इसके नेमिंग में क्या करेंगे E हटाकर Al लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, जैसे 2 कार्बन वाला है तो क्या आ जाएगा इथेन होता है, E हटा दिया तो क्या आ गया Al आ गया, तो क्या हो गया इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब क्या है एल्डिहाइड है, वो एक क्या है एल्डिहाइड। और जो कीटोन है, कीटोन का मतलब क्या होता है, ये हमेशा बीच वाले कार्बन पर आएगा। 2 कार्बन है उनके बीच में अगर एक कार्बन है तो उस कार्बन पर क्या आ जाए एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, सिर्फ ये आ जाए। अब यहां पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्ट है वहां पर कार्बन ही होने चाहिए, बाकी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि एल्काइल ग्रुप ही होने चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा भाई कीटोन। और इसकी नेमिंग में क्या करते हैं ई हटाकर ONE लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, वैसे होना चाहिए 3 कार्बन वाला प्रोपेन, तो ई हटा दिया क्या आ जाएगा 1 प्रोपेनन, प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, ऐसे हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या होता है भाई, कार्बन पर एक तो क्या आता है डबल बॉन्ड O और OH भी आ जाए, जैसे अल्कोहल वाला OH भी आ जाए और कीटोन वाला डबल बॉन्ड O भी आ जाए। अगर ये आ जाए और एक 1 2 3 बॉन्ड हो गए और एक एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो ये आपका क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आप साथ में सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो इसकी नेमिंग में क्या होता है ओइक एसिड लग जाता है, क्या लग जाता है ओइक एसिड। जैसे इथेनोइक, इथेन का ई हटा दिया तो इथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा भाई इथेनोइक एसिड। तो एक बार इन चीजों को भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे देखते हैं भाई होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप चले, या फिर जैसे आपका मीथेन था उसके बाद क्या आ गया था इथेन, उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे चले थे आपके। तो मीथेन क्या होता है CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ऐसे चलेगा। तो इसमें 2 कंसेक्यूटिव जो हैं उनका क्या होता है, एक तो कार्बन ऐड हो जाता है और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन ऐड हो गया और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन ऐड हो गया और 2 क्या हो गए हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होते जाएं, यानी कि CH2 ग्रुप ऐड होता जाए, हर एक में क्या होता जाए CH2 ग्रुप अगर ऐड होता जाएगा तो हम उनको होमोलोगस सीरीज में कंसीडर करेंगे। किसमें, होमोलोगस सीरीज में। अब यहां पर एक चीज और आती है कि मास कितना चेंज होता है। अभी मैंने आपको बताया जिसमें क्या ऐड होता जाए CH2, तो एक कार्बन में मास कितना होता है 12 और एक हाइड्रोजन में कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 जा 2, तो 12 + 2 आपका कितना हो जाएगा 14। तो 2 कंसेक्यूटिव में मास का डिफरेंस कितना आए 14 यूनिट, मास का डिफरेंस कितना है 14 यूनिट, और फंक्शनल ग्रुप का क्या है CH2 का अगर डिफरेंस आए तो उसको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। वही दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम रहेगा। एनी टू होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप से डिफर होगा, या फिर आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना 14 यूनिट।
दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं, बट सो ग्रेजुअल चेंज इन, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, चेंज। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, अभी मैंने आपको बताया कि हेलोजन के लिए क्लोरो ब्रोमो लग जाएगा, जैसे ही इसमें क्लोरीन लग गया, 3 कार्बन वाला है तो क्लोरो और 3 कार्बन प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही अल्कोहल में ओएल आ जाएगा, ओएल आ जाएगा तो वही OH आया था तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन होना था, तो ई हटाकर ओएल लगा दिया, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड में एल लग जाता है, कीटोन में ONE1 लग जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लग जाता है। मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में कराई। एल्केन, एल्कीन जो है उसमें ENE लग जाएगा, और एल्काइन में YNE लग जाएगा। ये चीज हम बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी। पहला कंबशन, कंबशन बोले तो जलना, तो वही जो कार्बन कंपाउंड है, जैसे मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मान लो ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, अगर इसके साथ रिएक्ट किया तो रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। कंबशन में यही तो चाहिए, हीट भी चाहिए होती है और लाइट भी चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है आपका। वही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी, कि इनको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। कई कंट्रीज में इथेनॉल को एज अ फ्यूल कंसिडर या यूज किया जाता है। तो वही कंबशन जो है, इनको जब जलाएंगे तो ये एक ईंधन का काम करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस हीट देंगे। तो वही चीज लिख रखी है। एक चीज और थी भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू, यानी कि ब्लू फ्लेम से मतलब जलते हैं, यानी कि पॉल्यूशन नहीं करते। सेकेंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर, ये येलो फ्लेम, यानी कि थोड़ा बहुत पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि पूरा बर्न नहीं हो पाता है, लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, वही अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इथेनॉल से क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ये आपके इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास क्या था, एल्कीन है एक, क्या है, एल्कीन, ये आपके एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हम अगर इसको किसके प्रेजेंस में, निकल या कैडमियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो एक और एक इलेक्ट्रॉन इसका मतलब फ्री हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या था, 2 R तो थे पहले ही, यहां भी 2 R थे। जो ये बॉन्ड टूटा है इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो एल्कीन को किसमें चेंज कर दिया, एल्केन में। किसमें चेंज कर दिया, एल्केन में। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन से हो सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल। वेजिटेबल ऑयल, इस प्रोसेस से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होते हैं, चीजें सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। तो जैसे CH4Cl2 था तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और क्लोरीन यहां आ जाएगा, तो CH3Cl हो गया, और हाइड्रोजन क्लोरिक यानी कि HCl ये अलग से चला गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बहुत ज्यादा यूज हैं, तो एक बार इनको देख लीजिए। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो आपका इथेनॉल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है यानी कि थोड़ी ठीक स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल, वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 351 लो ही होता है आपका, न्यूट्रल कंपाउंड होता है ज्यादातर। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो आपका सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। इससे क्या होगा, H2
इवॉल्व होगा, बाहर निकलेगा। आपने मतलब ये टेस्ट किया होगा कि जब हाइड्रोजन निकलता है, अगर उसको जलाया जाए तो पॉपअप की साउंड आती है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई चीज आपकी इथेनॉल है या नहीं। तो इथेनॉल को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन, वही डिहाइड्रेशन में क्या आएगा, जो वाटर है वो निकाल दिया जाएगा। अगर वाटर निकाल दिया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। आगे फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड की। अगेन इथेनोइक एसिड कलरलेस लिक्विड होता है। टेस्ट कैसा होता है, सोर एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है सोर होगा। एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की इसके अंदर स्मेल होती है। बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, सिर्फ 391 केल्विन। व्हेन प्योर CH3COOH इज फ्रीज, अगर इसको फ्रीज किया जाए, इट फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, तो कलरलेस आइस लाइक सॉलिड बन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जैसे ग्लेशियर होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक तो स्टेरिफिकेशन होता है। स्टेरिफिकेशन क्या, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को अगर रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे, एस्टर। तो वही स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म, जो आपके परफ्यूम वगैरह में यूज कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो दिस इज सपोनिफिकेशन एज सोप इज प्रिपेयर। इस प्रोसेस से आपका साबुन प्रिपेयर होता है। COONA, आगे पढ़ेंगे हम इसको। रिएक्शन विद बेस, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वही सोल्ट प्लस वाटर बना लेगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन आप कर लेना। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप और डिटर्जेंट, देखो पहले तो आपका जो वाटर है ना, वाटर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट का मतलब आपका जो पीने लायक पानी है, अच्छा पानी है, मीठा पानी है। और हार्ड जिसमें इंप्योरिटीज ऐड होती हैं, खारा पानी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो आपका साबुन है सोप, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है किसमें, सॉफ्ट वाटर में। लेकिन जो आपका डिटर्जेंट है, क्या है, डिटर्जेंट, तो जो डिटर्जेंट है वो दोनों में काम करेगा। सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है और आपका हार्ड वाटर के अंदर भी काम करता है। तो जो आपका डिटर्जेंट है वो दोनों वाटर में काम करता है, लेकिन जो आपका सोप है वो सिर्फ और सिर्फ सोप मतलब सॉफ्ट में काम करेगा। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं सोप, तो सोप का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टीरेट। क्या, सोडियम स्टीरेट। तो जो सोडियम स्टीरेट है वो क्या होता है, C17H35COONA। क्या होता है, C17H35COONA। ये आपका यहाँ पर आयनिक पार्ट होता है और ये आपका नॉर्मल कोवेलेंट पार्ट होता है। क्लियर है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर, कि जो साबुन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करते हैं, सॉफ्ट वाटर में। डिटर्जेंट आर अमोनियम और सल्फोनेट सोल्ट। जो डिटर्जेंट है वो क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फोनेट सोल्ट होते हैं। लेकिन सोप क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ आ सकता है। तो सोप में आप क्या लिखेंगे, सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट होते हैं, लेकिन इसमें अमोनियम या फिर सल्फोनेट सोल्ट होते हैं। सोप मॉलिक्यूल वही दो पार्ट होते हैं, आयनिक, और एक तो होता है आयनिक और दूसरा आपका क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब जो आपका आयनिक है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। वो आपका कैसा होता है भाई, हाइड्रोफिलिक। और जो ये दूसरे वाला पार्ट है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ये वाला क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब वही हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है सर, देखो हाइड्रो वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे, हाइड्रो का मतलब वाटर, और फोबिक बोले तो फोबिया डर, यानी कि हेटिंग। ऐसा पार्ट जो वाटर को हेट करे, और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, जो पानी के पास जाए। तो आपका जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है उसमें क्या होता है, वही दो पार्ट हो गए। एक तो क्या, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक आपका कैसा होता है, हेड, और ये आपका टेल की फॉर्म में होता है। तो हमने क्या किया,
पानी लिया, पानी जो है उसके अंदर डिटर्जेंट डाला या सोप डाला, साबुन डाला। अब उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो आयनिक और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला। अब जो हमने गंदा कपड़ा डाला है वो उसमें हम इम्प्योरिटी मान सकते हैं, या तो उसके अंदर ऑयल या फिर ग्रीस, ये आपका एज ए इम्प्योरिटी रहता है। तो वही मोस्ट डर्ट इज ऑयली, कि मोस्टली जो डर्ट है वो कैसी होती है, नेचर में ऑयली होती है। एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैच, इससे हाइड्रोफोबिक एंड अटैच होगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक ऐसा पार्ट जो पानी से दूर भागे तो ये इसके पास आएगा, और हाइड्रोफिलिक पानी में डिसोल्व रहेगा। तो इसने क्या किया, जो डर्ट थी उसके साथ मतलब उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी में रहेगा। और जब हम कपड़े को यूं करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो क्या करता है, अपने अंदर रखता है उस पूरे को। तो हाइड्रो जो फोबिक पार्ट है वो डर्ट को अपने साथ ले आता है और पानी के अंदर डिसोल्व कर देता है, और फिर हम पानी को फेंक देते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसको निचोड़ते हैं, फिर डाल देते हैं, ऐसे ही 3-4 बार साफ करते हैं तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, साफ होता है। तो ऐसे आपका साबुन काम करता है, मिसल्स बन जाते हैं, इनको मिसल कहा जाता है। वही हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो वही ये कपड़े के साथ, ये आपका पानी के साथ, तो रिएक्ट करके ऑयल ड्रॉप को बाहर निकाल ले जाएंगे। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूलर टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। आपने देखा होगा जब आप खारे पानी में साबुन लगाते हैं तो वो साबुन अच्छे से काम नहीं कर पाता, लेदर कम फॉर्म होते हैं, लेदर हम झाग को बोल सकते हैं, तो लेदर कम फॉर्म होते हैं। लेकिन जब पानी प्योर हो, मीठा पानी है, तो उसमें कपड़े अच्छे से साफ हो सकते हैं। लेकिन डिटर्जेंट में तो दोनों में साफ हो जाएगा, लेकिन जो आपका सोप है वो आपका सिर्फ मीठे पानी में इफेक्टिव है। अगर वैसे खारा पानी है आप उस पर साबुन लगाओगे तो साबुन थोड़ा चिकटा चिकटा हो जाता है, देखा होगा आपने, तो वो स्कम बन जाता है। क्या बन जाता है, स्कम। तो जो स्कम बनेगा वो इन इम्प्योरिटीज की वजह से, इन सॉल्ट की वजह से बनता है। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म, कि वही आपने देखा होगा आजकल तो वॉशिंग मशीन में तो डायरेक्ट डिटर्जेंट डलता है, लेकिन पहले के टाइम लोग क्या करते थे, भाई बाल्टी ली, पहले डिटर्जेंट डाला, थोड़ा भिगो के रखे कपड़े, उसके बाद साबुन लगाया और फिर ब्रश से उसको धोते थे, ताकि जो हार्डनेस है पानी की वो कम हो जाए। और हार्डनेस कम हो तो यानी कि साबुन अपना पूरा काम, पूरा इफेक्टिव रहे, अपना पूरा काम कर पाए। तो उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो हमने पूरा चैप्टर कर लिया है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड क्या क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो गया, होमोलोगस सीरीज हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, और इथेनोइक एसिड या फिर जो आपका इथेनॉल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हमने, केमिकल जो रिएक्शंस थी, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर कंबशन रिएक्शन, उसके बाद हमने सोप और डिटर्जेंट, हर एक चीज डिटेल में कर ली है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका एक भी नंबर नहीं रहेगा एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लास्ट टाइम पढ़ें और उनका मार्क्स मतलब उनका स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हाँ, प्लेलिस्ट बना रखी है, हर चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैंने वहां पर डाल रखी है, तो वहां से आप हर चैप्टर को कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे के करीब सभी वीडियो मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।